आवश्यक सूचना यह है कि कमजोर दिल वाले इस कहानी को ना सुनें। रहस्य, रोमांच और खौफ से भरी हुई इस कहानी को अच्छी तरह आनंद लेने के लिए हेडफोन का प्रयोग अवश्य करें। नमस्कार। रहस्य रोमांच से भरपूर मनोरंजन कराने वाले चैनल अमरावती की कथाएं, इस पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। इस चैनल का प्रमुख उद्देश्य आपका मनोरंजन कराना है। आप अपने कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव अवश्य दे सकते हैं। आइए चलते हैं कहानी की ओर, जिसका शीर्षक है एक रात की दुल्हन की अद्भुत कहानी। उस दिन शाम को लक्ष्मीकांत त्यागी का पूरा परिवार एक साथ बैठकर अगले दिन के बारे में सोच रहा था। लक्ष्मीकांत परिवार के सभी लोगों को बता रहे थे कि कल यानी अगले दिन उन्हें किस प्रकार सगाई लेकर सुनीता की ससुराल जाना है। सुनीता लक्ष्मीकांत त्यागी की इकलौती बेटी थी, जिसकी शादी गुड़गांव निवासी भरत सिंह त्यागी के छोटे बेटे सहदेव से तय हुई थी। लक्ष्मीकांत और भरत सिंह एक साथ पढ़े थे, इसलिए शादी में कोई अड़चन नहीं हुई। सभी कुछ समय के हिसाब से ठीक चल रहा था। लक्ष्मीकांत त्यागी शाम को सबको समझाकर अपने कमरे में चले गए तथा सभी को अपने अपने कमरों में जाकर सो जाने को कहा। लक्ष्मीकांत और उनकी पत्नी विनीता अपने कल के बारे में सोचते विचार करते सो गए। रात के करीब 12 बज रहे होंगे। किसी कारण लक्ष्मीकांत की नींद खुली तो उन्हें छम छम की आवाज रह रहकर सुनाई देने लगी। नींद में उठे होने से उन्हें इस बात का आभास नहीं हो पा रहा था कि ये आवाज कहां से आ रही थी। जब ये आवाज बंद नहीं हुई तो लक्ष्मीकांत ने अपना दरवाजा खोला और बिना आवाज किए हुए धीमे धीमे कदमों से आगे बढ़ने लगे। तभी सन्नाटे को चीरती हुई पायल की आवाज छम छम करती हुई उनके कान में गूंज जाती है। इस बार लक्ष्मीकांत ये जानने की कोशिश करने लगते हैं कि ये आवाज किस कमरे से आ रही है। उसी वक्त एक ठहाका गूंजता है जो लक्ष्मीकांत के होश उड़ा देता है। तभी उनकी नजर सुनीता के कमरे में जाती है, जहां सुनीता अपने 16 श्रृंगार में सजी हुई एक दुल्हन बनी हुई दिखाई पड़ती है। लक्ष्मीकांत कुछ सोच पाते तभी उस सुनीता की दोबारा ठहाके की आवाज आ जाती है और इसी के साथ ही विनीता जो लक्ष्मीकांत की पत्नी है वह भी उनके पास खड़ी हो जाती है। दोनों ने बेटी के उस रूप में देखा तो उनकी रूह कांप जाती है। आनन फानन में आधी रात ही वो पंडित जी जो कि उनके घर से थोड़ी दूर ही रहते थे उनको बुलवाया। ये वही पंडित जी थे जिन्होंने सुनीता की कुंडली देखकर सुनीता और सहदेव की जोड़ी को बेहद खूबसूरत कहा था। पंडित जी ने जब सुनीता की आंखें और चेहरा देखा तो उस वक्त सब कुछ सामान्य हो चुका था। पंडित जी ने ये महज एक भ्रम का रूप देकर भूल जाने को कहा तथा अगले दिन सगाई धूमधाम से करने की सलाह देकर चले गए। बेटी सुनीता को अपने कमरे में सो जाने को कहकर लक्ष्मीकांत ने अपनी पत्नी विनीता को भी सुनीता के ही कमरे में सो जाने को कहा, जिससे कि कोई अनहोनी ना हो सके, सब कुछ सामान्य की भांति ही चलता रहे। अगले दिन
सुबह सभी को गाजियाबाद से गुड़गांव सगाई लेकर जाना था। यहाँ से सभी परिवार और रिश्तेदारों के साथ दिन के 1 बजे तक सगाई स्थल पर पहुंचना था। ये जानकारी लक्ष्मीकांत सभी को एक दिन पूर्व ही समझा चुके थे। 10 बजे तक समस्त तैयारियां हो गईं तथा 1 बजे तक सभी लोग, जिसमें लक्ष्मीकांत, उनका बेटा और उनका भाई तथा भतीजे तथा भतीजियां और इन सब के साथ उनके मुख्य रिश्तेदार सभी गुड़गांव के लिए रवाना हो जाते हैं। लगभग 1 बजे सभी सगाई स्थल पर पहुंच जाते हैं। लक्ष्मीकांत मेहमानों के साथ गुड़गांव सगाई स्थल पर जब पहुंच जाते हैं, ठीक उसके बाद भोजन का कार्यक्रम और 4 बजे सगाई का मुहूर्त निकला हुआ था। दोपहर का भोजन करने के बाद 4 बजे सगाई का मुहूर्त था, जो कि समयानुसार संपन्न हो रहा था। सगाई के 5वें दिन शादी का मुहूर्त था। यहाँ गुड़गांव में सगाई की शुरुआत होने वाली थी। सभी वर तथा वधू पक्ष के लोगों की बैठक होने वाली थी। तभी पंडित जी ने वर को बुलाने का आदेश दिया। थोड़ी देर में सहदेव अपने दोस्तों के साथ पंडाल की ओर मुस्कुराता हुआ दिखाई दिया। सहदेव वही लड़का है जिसको लक्ष्मीकांत ने अपनी बेटी सुनीता के लिए भरत सिंह से मांगा था। दोस्त होने के नाते भरत सिंह ना नहीं कर सके। आज उसी लड़के की सगाई का जश्न मनाया जा रहा था। इस तरफ सुनीता अपने कमरे में कुछ सहेलियों के साथ हंसी और मुस्कुराहट को रोक नहीं पा रही थी। उसकी सहेलियां उससे कह रही थी, सुन्नी बहन, ससुराल जाकर हमें भूल मत जइयो। अब तो तू हमारे यहाँ मेहमान बनकर ही आएगी। किसी भी सहेली को इस बात का तनिक भी आभास नहीं था कि अगले ही पल क्या होने वाला था। अचानक सुनीता की आंखें लाल हो गई, बाल खुल जाते हैं और दांतों के कटकटाने की आवाज आती है और वह उठकर खड़ी हो जाती है और अपनी सहेलियों से पूछने लगती है, अरे कौन है रे तू, सुनीता की शादी करवाने वाली? अरे मेरी मर्जी के बगैर ये कहीं नहीं जा सकती, समझी? सभी सहेलियां चीखती चिल्लाती कमरे के बाहर भागने लगी। कोई समझ नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा था। तभी चीख पुकार सुनकर विनीता, जो सुनीता की माँ है, वो आ जाती है। माँ के आते ही सुनीता पहले की भांति हो जाती है। सब कुछ सामान्य हो जाता है। सुनीता भी अपनी सहेलियों का हाथ पकड़कर अपने कमरे में ले जाती है। फिर सभी सहेलियां कुछ डरी, सहमी और बनावट के, मुस्कुराहट के रूप में जाने लगती हैं। कोशिश करती हैं हंसने की, मगर हंस नहीं पाती हैं, क्योंकि उन्होंने सुनीता का जो रूप देखा, शायद उसकी माँ ने उस रूप को नहीं देखा। विनीता को कुछ भी समझ में नहीं आया। उनको लगा सब कुछ ठीक है, ये वैसे ही खेल खेल में चिल्ला रही हैं। अब प्रश्न ये है कि आखिर सहदेव की सगाई में क्या हुआ? क्या सुनीता की शादी धूमधाम से हो पाई? अगर हो गई शादी, तो सुनीता के साथ ससुराल में क्या हुआ? अब देखिए आगे। वह स्थान जहां पर सभी लोग बैठे थे, जहां सगाई का कार्यक्रम होने जा रहा था, सब कुछ समयानुकूल हो रहा था। किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न होने की संभावना नहीं थी। जब पंडित जी ने कन्या के पिता श्री लक्ष्मीकांत को लड़के की गोद में सगाई का सामान रखने को कहा, तब श्री लक्ष्मीकांत को अत्यंत प्रसन्नता हो रही थी और मन ही मन सहदेव को एक अच्छे वर के रूप में देखकर बहुत प्रफुल्लित हो रहे थे। आप लोगों में भी यह भावना होगी कि शादी के समय पिता का जो मन होता है बहुत खुश होता है, खासकर बेटियों का, वैसे तो बेटों का भी होता है। अक्सर सगाई और शादी में दोनों ही पार्टियों में बहुत ज़्यादा खुशी का माहौल होता है। वर और वधू पक्ष के लोग अपने आप में बहुत ही खुश होते हैं।
ऐसे समय में जिस वक्त लक्ष्मीकांत अपनी सगाई का सारा सामान सहदेव की गोद में रखने वाले ही होते हैं, तो ठीक सगाई के समय लड़का उस वक्त यानी कि सहदेव अपने सिर पर एक तौलिया रखता है तथा एक बड़ा तौलिया अपनी गोद में रखता है। यह जो रस्म है, इसको आप लोगों ने भी अपने यहाँ की सगाइयों में देखा होगा, जिसे कन्या पक्ष से कुछ सामान व कुछ नकदी भी दी जाती है। वैसे तो दहेज प्रथा जुर्म है, फिर भी कन्या का पिता अपनी तरफ से हंसी खुशी से कुछ देना चाहता है तो वर पक्ष के लोग मना नहीं करते हैं। अचानक एक ऐसी घटना घट जाती है जिसे देखकर सभी के होश उड़ जाते हैं और चारों तरफ सन्नाटा पसर जाता है। आखिर ऐसा क्या होता है जो सन्नाटे का कारण बन जाता है? जिस वक्त श्री लक्ष्मीकांत अपने हाथ में सहदेव के हाथ में यानी जिस वक्त उन्होंने अपने हाथ से सहदेव के गोद में जो सगाई का सामान होता है अपनी तरफ से दी जाने वाली समस्त चीजों को रखने ही वाले होते हैं, तभी अचानक सनसनाती हुई एक मृत कौवे का पूरा आवेग के साथ आकाश से आकर सीधे सहदेव की गोद में गिरता है। इस खुशी में सन्नाटा उत्पन्न कर देने वाली यह घटना सभी के होश उड़ा देती है। वर पक्ष के पंडित जी, जो कि ज्योतिष विद्या के कुछ जानकार थे, परंतु सहदेव के पिता भरत सिंह कभी भूत प्रेत तथा बाहरी हवाओं पर विश्वास नहीं करते थे। इतना होने के बाद भरत सिंह ने सगाई का कार्य बीच में नहीं रोका। उन्होंने लक्ष्मीकांत को कहा, कार्यक्रम आगे बढ़ाइए, ये सब बकवास है। सगाई संपन्न हो गई। लक्ष्मीकांत अपने परिवार जनों तथा मेहमानों के साथ गुड़गांव से गाजियाबाद रात 8 बजे तक आ गए। उधर भरत सिंह को उनके पंडित जी ने कुछ चेतावनी देते हुए समझाया कि जो कुछ हुआ उसे नजरअंदाज करना ठीक नहीं है। फिर भी त्यागी जी होशियार रहें। आज से ठीक 5वें दिन शादी का शुभ मुहूर्त निश्चित हुआ था। लक्ष्मीकांत की तरफ से सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई थीं। आज से शादी के सिर्फ 2 दिन ही बचे थे। सुनीता को हल्दी लगाई जा रही थी। सभी सहेलियां जो उसके साथ पढ़ती थीं आई हुई थीं। शाम को गीत संगीत भी संपन्न होने वाला था। शाम को लगभग 8 बजे का समय था। गली मोहल्ले की औरतें और सुनीता की सहेलियां सभी लोगों ने गाने बजाने का कार्यक्रम उस रात कुछ ज्यादा ही देर तक करने का सोचा था। सभी सहेलियां एक एक करके और कभी एक साथ नाच कर आनंद ले रही थी। एक सहेली इसी बीच सुनीता के कमरे में जाकर देखती है कि यहाँ इतना मजा आ रहा है, सुनीता आखिर है कहाँ? तभी सुनीता छत की सीढ़ियों से नीचे की ओर बढ़ रही थी। उसकी एक सहेली जो सुनीता को ढूंढ रही थी, उसका हाथ पकड़कर गाने बजाने वाली महफिल में ले आई। सभी ने फिर एक साथ बहुत खुश होकर नाचना प्रारंभ किया। रात काफी हो गई, गाना बजाना समाप्त हुआ, सभी अपने अपने घर चले गए। आज सुनीता की सहेलियां सुनीता के हाथों में मेहंदी लगा रही थी। दिन के 12 बज रहे थे। सभी लोग किसी न किसी काम में व्यस्त थे। कल शादी का दिन है, इसलिए बची खुची तैयारियां चल रही थीं। लक्ष्मीकांत अपने पंडाल और मेहमान नवाजी का जायजा ले रहे थे। खुशी का माहौल चारों तरफ था। इस तरफ बड़ी खुशी के साथ आज का दिन बीत गया। आज शादी का दिन था। सुबह से ही मेहमानों का आना जाना चालू हो गया। सभी के लिए पूरी व्यवस्था पहले से ही लक्ष्मीकांत ने कर दिया था, इसलिए किसी को कोई चिंता नहीं थी। शाम होने लगी। धीरे धीरे गुड़गांव से बारात गाजियाबाद लक्ष्मीकांत के घर आने के लिए चल पड़ी थी। शाम के 8 बजे तक बारात आ गई। स्वागत सत्कार हुआ। इसके बाद
सभी लोग खाना वगैरह खा चुके थे। शादी का मंडप सजा था। पंडित जी शादी कराने के लिए तैयारी कर रहे थे। रात के करीब 11 बज चुके थे। शादी प्रारंभ होने वाली थी। मंडप में सभी प्रमुख लोग दोनों पक्षों के बैठ चुके थे। पंडित जी का मंत्रोच्चारण प्रारंभ हो गया। वर व वधू दोनों पक्ष के लोग आमने सामने बैठ चुके थे। थोड़ी देर के बाद पंडित जी ने कन्या को बुलाए जाने को कहा। सुनीता अपनी सहेलियों के साथ मंडप की ओर धीरे धीरे कदमों के साथ बढ़ रही थी। सुनीता को सजा धजा देखकर सहदेव बहुत प्रसन्न हो रहा था। क्यों ना हो, सुनीता लक्ष्मीकांत की इकलौती बेटी थी जो कि बहुत खूबसूरत थी। मंडप में बैठे सभी लोगों की नजरें एक बार सुनीता की ओर देखने लगी तो देखती ही रह गई। मंडप में सुनीता के आने पर पंडित जी ने बैठने को कहा। मंत्रोच्चारण के साथ पंडित जी ने अपनी बात आगे बढ़ाई और लक्ष्मीकांत का कन्यादान का रस्म अदा करने को कहा। लक्ष्मीकांत को जब इस बात के बारे में पंडित जी ने कहा तो लक्ष्मीकांत ने बड़े भावुक मन से कन्यादान करने के लिए खड़े हो गए। मन में एक दुख भी था इस बात का कि आज उनकी बेटी पराई हो जाएगी। ये समय दुख और सुख दोनों पलों को एक साथ संजोकर चल रहा था। पंडित जी ने कन्यादान की रस्म पूरी करवा दी। फेरों का वक्त प्रारंभ होने वाला था। पंडित जी ने पहला फेरा करवा दिया। दूसरे फेरे में अचानक सुनीता की आंखें लाल हो गई। गुस्से भरी नजरों से उसने पंडित जी को देखा। पंडित जी के होश उड़ गए क्योंकि सुनीता ने अपने मुख को अर्ध पर्दे में रखा हुआ था। अर्ध पर्दा यानी पूरा मुंह उसका नहीं ढका था, कुछ खुला था और कुछ ढका हुआ था। इसलिए इस दृश्य का पंडित जी के अलावा किसी ने भी नहीं देखा। लेकिन पंडित जी समझ चुके थे कि कुछ भयानक होने वाला है। ये कब होगा ये पता नहीं, लेकिन होगा अवश्य, यह वह जान चुके थे। ये तो पंडित जी समझ गए। जल्दी जल्दी से पंडित जी ने फेरे करवाए, आशीर्वाद प्रदान किया और दक्षिणा लेकर घर की ओर प्रस्थान कर गए। सुबह के 5 बज चुके थे। सब कुछ संपन्न हो चुका था। सुनीता की विदाई की तैयारी चल रही थी। चारों ओर माहौल गमगीन था। लक्ष्मीकांत और विनीता की आंखों में खुशी के आंसू साफ दिखाई दे रहा था। भाई भी एक तरफ आंसू बहा रहा था। बहन की विदाई का वो वक्त था। आज लक्ष्मीकांत की लाडली पराये घर जा रही थी। एक नई दुनिया, नया संसार। उन्हें अपनी बेटी के वे तमाम पल जो गुजरे थे याद आने लगे। उन्हें अपनी बेटी की वो आवाज जो कभी लक्ष्मीकांत के घर में पापा पापा करते, मम्मी मम्मी करते गूंज रही थी, जो खाना लगाती, पानी देती, पापा की वही लाडली जिसकी आवाज आज के बाद कभी सुनाई नहीं देगी। ये सब सोचकर लक्ष्मीकांत फफक फफक कर रो पड़े। भाई अपनी बहन के साथ कभी पापा से शिकायत करने, कभी लड़ने, कभी एक दूसरे से न बोलने वाले सभी पलों को याद करके रो रहा था। विनीता ने अपने सभी पल जो अपनी बेटी के साथ गुजारे थे आज एक एक कर नजरों के सामने आ रहे थे। जिसके सोच के सागर की गहराई नापना किसी विद्वान के लिए नामुमकिन है। आखिर माँ की ममता है। आखिर माँ ही होती है जिसकी ममता का वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता। आखिरकार नम आंखों से सुनीता की विदाई कर दी गई। अब सुनीता अपनी ससुराल के लिए अपने पति सहदेव के साथ चल पड़ी। ससुराल पहुंचने पर सुनीता को भरत सिंह के सभी घर की औरतों ने स्वागत सत्कार के साथ पदार्पण करवाया। सुनीता की ससुराल के सभी लोग बहुत अच्छे थे। सुनीता की पहुंचने पर शाम तक कुछ न कुछ घरेलू रस्में होती रही। इस प्रकार धीरे धीरे शाम कब हो गई पता ही नहीं चला। वैसे भी शादी ब्याह में टाइम का पता चलता ही नहीं। रात के 8 बज चुके थे। आज सहदेव और सुनीता की जिंदगी की पहली रात थी।
खाना वगैरह 9 से 10 बजे तक चलता रहा। रात के 11 बजे सभी लोग खाना पीना खाकर सब कुछ निपट चुका था। सभी कार्यक्रम समाप्त हो चुके थे। सब अपने अपने बिस्तर पर जा चुके थे। सुनीता और सहदेव का कमरा दूसरे मंजिले पर था। सभी लोग नीचे सो रहे थे, जिसमें से बच्चे और जल्दी खाना खाने वाले लोग सो चुके थे। सुनीता अपने ऊपर के कमरे में संजी संवरी रूप में अपने बेड पर आ चुकी थी। सहदेव अपनी माँ से बातें कर रहा था और शादी की बात बता रहा था। इसी बीच सहदेव की माँ ने अपनी बेटी से कहा, सहदेव के कमरे में 2 गिलास दूध रख दो। बेटी एक सहदेव और एक बहू पी लेगी। शाम को दूध पीना सेहत के लिए अच्छा होता है। सहदेव की बहन उर्मिला ने 2 गिलास दूध लेकर सीढ़ियों से चढ़कर सुनीता के पास जा रही थी। इसी बीच सहदेव की माँ कमला देवी ने अपने बेटे सहदेव से कहा, बेटा जा, अपने कमरे में जा, मुझे नींद आ रही है, बहुत रात हो गई है। उर्मिला दूध रखकर अपनी भाभी से बोली, भाभी दूध पीकर सोना, और अपनी भाभी का हाथ पकड़ी। फिर गुड नाइट बोलकर नीचे आ गई। सहदेव माँ से शुभ रात्रि बोलकर सीढ़ियों से चढ़ता हुआ और यह सोचता हुआ एक एक कदम आगे बढ़ा रहा था। कभी खुश, कभी शर्माना, कभी मुस्कुराना उसके चेहरे पर साफ झलक रहा था। बेड पर सामने सुनीता घूंघट में बैठी थी। सहदेव का हर कदम एक नए जीवन की शुरुआत की ओर बढ़ रहा था। उर्मिला ने जाते समय गेट बंद कर दिया ताकि उसका भाई सहदेव अपने ही हाथ से दरवाजा खोले और भाभी का दीदार कर सके। धीरे धीरे सहदेव के कदम दरवाजे तक पहुंच रहे थे। आखिर वो पल आ ही गया जब सहदेव ने अपने हाथ से दरवाजा छू लिया। कुछ शर्माते हुए, कुछ झुंझलाते हुए, कुछ इठलाते हुए सहदेव ने दरवाजा खोला। दरवाजे के दोनों पल्ले खुलते ही सहदेव की नजर घूंघट में बैठी सुनीता पर पड़ी और देखते ही देखते सुनीता की आवाज एक पुरुष की आवाज बन जाती है। कुत्ते, क्या रे, तू है इसका पति, तू बनेगा, तू सोएगा इस बिस्तर पर, देख मैं क्या करता हूँ। इतनी आवाज सुनकर सहदेव मम्मी मम्मी करता हुआ सीढ़ियों से लुढ़कता हुआ सीधे नीचे जाके पहुंच जाता है। कमला देवी बेटी की आवाज सुनकर चौंक पड़ती हैं और उठ जाती हैं। सहदेव को पकड़ लेती हैं और बोलती हैं, क्या हुआ बेटा? सहदेव चिल्लाकर बोलता है, माँ, सुनीता ने बहुत विकराल रूप धारण कर लिया है, उसके ऊपर कोई बुरी आत्मा है। कमला देवी इतना सुनते ही तुरंत सहदेव के कमरे की ओर बढ़ती हैं और कमरे में जैसे ही वो पहुंचती हैं, सुनीता अपने पुराने स्वरूप में आ चुकी होती है। कमला देवी कहती है, बेटा सहदेव, तू क्या कह रहा है? बहू इतनी बेसब्री से तेरी राह देख रही है और तू बिना मतलब चिल्ला रहा है। जल्दी ऊपर आ। सहदेव डरे सहमे कदमों से ऊपर की ओर बढ़ने लगता है। कमला देवी इतना बोलकर नीचे आ जाती हैं। कुछ बड़बड़ाती हुई कहती हैं, इतनी सुंदर बहू, ये भी नालायक बिना मतलब चिल्ला रहा है। सहदेव के कदम कुछ डर डर के ही आगे बढ़ रहे थे। धीरे धीरे वह अपने कमरे के दरवाजे पर पहुंच गया। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह दरवाजा खोल दे। सुनीता के सामने आने की उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। बहुत हिम्मत करके वह सुनीता के सामने आ ही गया। इस बार सुनीता ने कोई हरकत नहीं की। धीरे धीरे सुनीता के करीब पहुंचने लगा। डरा सहमा सहदेव आखिरकार सुनीता के समीप बैठ गया और अपने हाथों से सोचा, घूंघट मैं उठाऊं या पहले छू कर ही देख लूं, कहीं पहले की तरह वही झटका दोबारा न मिल जाए। इसी सोच में सहदेव ने सुनीता के कंधे पर कपकपाते हाथों को रखा और सुनीता शब्द बोलने ही वाला था, तभी सुनीता ने अपनी आंखें तरेरी और घूंघट एक झटके से उठाया और अचानक सुनीता की आवाज एक पुरुष की आवाज बन जाती है। क्या रे कुत्ते,
इस बिस्तर पे सोएगा, मम्मी को बुलाएगा, आखो तो फिर आ गया। बिस्तर का सभी बिस्तर और तकिया सुनीता फाड़ देती है। सब बिस्तर तितर बितर हो जाते हैं। सहदेव चीख चीख करके शोर मचा देता है। पूरे घर में उसकी चीख गूंज जाती है। इस बार घर की शांति भंग हो जाती है। कमला देवी बेटे की चीख सुनकर सख्ते में आ जाती है। कुछ तो गड़बड़ है, मेरा बेटा लगता है मुसीबत में है। तेज गति से बेटे और बहू की ओर बढ़ती हैं। इसी बीच भरत सिंह की भी आंखें खुल जाती हैं। अचानक कमला देवी की नजर सुनीता के बदले स्वरूप और बिस्तर के हालात पर पड़ती है। कमला देवी इस दृश्य को देखकर सन्न रह जाती हैं और बोल पड़ती हैं, अरे बहू क्या है ये? सुनीता अट्टहास करते हुए ठहाके मारती है और बोलती है, देखो ना माँ, इन्होंने ये सारा बिस्तर खराब कर दिया है, ऐसे थोड़ी ना होता है। कमला देवी समझ नहीं पाती, इस लड़की पर हो ना हो कुछ प्रेतात्मा का साया अवश्य है। उन्होंने रात 1:30 बजे गाजियाबाद लक्ष्मीकांत के यहाँ तुरंत सूचित किया और समस्त घटनाक्रम सुना दिया। यहाँ से रात के करीब 2 बजे ही लक्ष्मीकांत अपने परिवार के कुछ गणमान्य व्यक्तियों के साथ 4:30 बजे गुड़गांव पहुंच जाते हैं और सारे हालात को देखकर सुनीता को तुरंत गाजियाबाद ले आते हैं। रास्ते में ही उन्होंने अपने सहयोगी रमेश देव की याद आ जाती है और उनको संपर्क करके सारी बात बताते हैं। रमेश देव के अनुसार एक ऐसा व्यक्ति है जो काली का पुजारी है, जो भूत प्रेत भगाने का कार्य करता है। उससे संपर्क करके ही इसका इलाज तुरंत किया जा सकता है। सुबह 8 बजने वाले थे। सुनीता अब अपने पिता लक्ष्मीकांत के सामने थी। सुनीता सामान्य अवस्था में थी। क्या हुआ, कब हुआ, ये सब क्या हो रहा था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए, क्या न किया जाए। हिम्मत करके लक्ष्मीकांत ने रमेश देव से संपर्क करके इस परेशानी को तुरंत दूर करने की बात कही और आज ही इसको उपचार होना चाहिए। इस शब्द के साथ लक्ष्मीकांत ने अपनी बात समाप्त की। रमेश देव ने उस तांत्रिक से संपर्क किया और आज ही इस कार्य को संपन्न करने की बात कही। तांत्रिक बाबा जगेश्वर, जो तंत्र विद्या में बहुत निपुण थे, उनमें बहुत सारे गुण थे जो तांत्रिक विद्या में होनी चाहिए। वे सभी प्रेत आत्माओं को अपने बस में कर सकते थे, उसको दूर कर सकते थे, उसका इलाज उनको मालूम था। उनसे सभी बातें बताई गई तो उन्होंने कहा, एक बार मुझे आना होगा, मुझे खुद ही उस आत्मा से मिलना होगा। कौन है और कहां से आया है, कैसी पूजा चाहिए, ये सब मुझे जानना होगा। शाम को 4 बजे बाबा जोगेश्वर का आगमन होता है। कपूर, लौंग, अगरबत्ती सुलगाकर सुनीता को बुलाया जाता है। सुनीता आने में आनाकानी करती है। बाबा जगेश्वर अपने मंत्रों का उच्चारण करते हैं। तब सुनीता चिल्लाती हुई आती है, कहती है, मुझे मत मारो, मैं सब कुछ बताता हूं। बाबा जोगेश्वर ने कड़े शब्दों में कहा, कौन है तू, कहां से आया है, जल्दी बता, नहीं तो मैं तुझे अभी भस्म कर दूंगा। आत्मा बोलती है, बताता हूं। जो बातें उस प्रेतात्मा ने बताई वह चौंकाने वाली थी। उसने बताया, मैं हरिया हूं, साहब का नौकर हूं। हरिया मेरा नाम है, यानी लक्ष्मीकांत का नौकर। आज से 7 वर्ष पूर्व जब सुनीता बेबी पढ़ने जाती थी तब मैं इनको छोड़ने जाता था। मैं इनके साथ एक साई की तरह ही हमेशा रहता था। साहब जब मुझे स्कूल से लाने ले जाने की बात कहते तो सारा काम मैं ही करता था, जो कि 5 वर्ष पूर्व जब मैं अपने घर गया था तो वहां से कुछ दिन बिताकर मैं साहब के पास आ गया। साहब भूल गए कि एक बार जब मैं सुनीता को स्कूल से घर ला रहा था तो बेबी सुनीता को बचाने के चक्कर में मैं बस के नीचे आ गया। मेरी मृत्यु हो गई, परंतु मेरी आत्मा आज भी सुनीता के साथ ही रहती है। बाबा जोगेश्वर समझ चुके थे कि किस तरह से इसे दूर करना है। उन्होंने तुरंत
लक्ष्मीकांत को सामान का बंदोबस्त करने को कहा और ये बोले कि यह हवन, ये पूजा आज ही संपन्न होगी। रात 12 बजे से इस पूजा को संपन्न करके इस बला से मुक्ति मिल जाएगी। रात 12 बजे बाबा जोगेश्वर अपनी तांत्रिक पूजा करके हरिया के चंगुल से सुनीता को मुक्त कराते हैं तथा लक्ष्मीकांत बाबा जोगेश्वर का धन्यवाद करते हैं तथा सुनीता को सकुशल अगले दिन उसकी ससुराल छोड़कर आते हैं। इस कहानी में भरत सिंह एक उदारवादी भूमिका में नजर आते हैं। इतना सब कुछ होने के बावजूद लक्ष्मीकांत को कुछ नहीं कहते। आज सुनीता और सहदेव अपनी जिंदगी में खुश हैं। ये कहानी कैसे लगी? यदि आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज इसको वायरल कर दीजिए और मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। मेरा उद्देश्य कुछ पल आप लोगों का सिर्फ मनोरंजन करना था, जो पूर्ण हुआ। यदि आपको पढ़ाई के साथ साथ मनोरंजन भी पसंद है तो आपको इस चैनल पर ये भी मिलेगा। ये कहानी कैसे लगी ये तो आपको अपने कमेंट में बताना ही होगा, जिससे अगली कहानी को मैं आपके सामने ला सकूं। वैसे अगली कहानी रोमांटिक ही होगी।